नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के सभी 13 सेक्शंस को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी उपयोगी जानकारियां आप मिस ना करें। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं जिसको किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। इसलिए इस एक्ट को समझने के लिए सारे सेक्शन एक तरफ से पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 ये बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में, यानी कि इस एक्ट का जो नाम है, टाइटल है, वह क्या होगा और यह एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक अप्लाई होता है। तो इस एक्ट का नाम दिया गया है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और यह एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1819, यानी कि सेक्शन 2 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट सेव एज हियर इन आफ्टर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन डेरोगेशन ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो देखिए, सेक्शन 2 हमें समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं सेक्शन 2 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 2 क्या बात करता है। दरअसल गार्डियंस एंड अवार्ड एक्ट 1819 जो इस एक्ट के पहले आ चुका था, तो ये बताया जाता है कि ये जो एक्ट है यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये उस एक्ट का सप्लीमेंट एक्ट है। अब आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। बेसिकली क्या है कि गार्डियन एंड अवार्ड एक्ट्स में बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं गार्डियनशिप से रिलेटेड, पर इसमें अगर कोई डाउट है, कोई गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए या कहें जो कुछ एक प्रोविजंस में छूट गए हैं, उस प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आया है। इसलिए इस एक्ट को गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सप्लीमेंट एक्ट कहा जाता है। तो हम आपके एक और डाउट को क्लियर कर देते हैं कि आखिर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में अंतर क्या है। तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म लॉ है, यानी कि वो सब पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की, तो ये सिर्फ हिंदूज पर एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि ये एक्ट जो है वो किस पर अप्लाई होता है। तो जैसे कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा, ये एक्ट भी इन लोगों पर अप्लाई होता है, यानी कि पहला हिंदू बाय रिलीजन, जो हिंदू बाय रिलीजन है उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, यानी कि जो लोग बौद्ध, सिख और जैन हैं बाय रिलीजन, उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। और तीसरा Who is not Muslim, क्रिश्चियन, पारसी और जूस, यानी कि जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं हैं उन लोगों पर यह एक्ट अप्लाई होता है। तो देखिए, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हिंदू कौन होते हैं या हिंदू लॉज किस पर अप्लाई होता है। तो इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बना दिया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो बात करता है डिफिनीशन की, यानी कि इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, जैसे कि माइनर, गार्डियन, नेचुरल गार्डियन जैसे वर्ड को इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। यानी कि माइनर कौन है, गार्डियन कौन होगा, किसको हम गार्डियन मानेंगे, नेचुरल गार्डियन कौन होगा, किसको हम नेचुरल गार्डियन मानेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन 5 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि देखिए इस एक्ट के इफेक्ट क्या होंगे अदर एक्ट्स के ऊपर। तो देखिए
इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला कि अगर कोई कस्टम्स और यूसेजेस इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले इफेक्ट में था या फोर्स में था, तो जहां तक इस एक्ट के प्रोविजंस होंगे वो कस्टम्स और यूसेज जो है अपना इफेक्ट खो देंगे। वही बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की, तो अगर कोई लॉ, कोई भी एक्ट इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले फोर्स में थे और अगर उस लॉ के साथ इस लॉ की कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, विरोधाभास होता है या कन्फ्लिक्शन होता है, तो वह एक्ट अपना इफेक्ट खो देगा। यानी कि देखिए, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो इस एक्ट से पहले अगर कोई कस्टम्स और यूसेजेस था तो उस कस्टम्स और यूसेजेस के ऊपर इस लॉ का इफेक्ट होगा, वह एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो कस्टम्स और यूसेज थे वे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इस लॉ से पहले, इस एक्ट से पहले अगर कोई एक्ट बनाया गया था और उसके कुछ प्रोविजंस, इसके कुछ प्रोविजंस में इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते होंगे, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। Let's move to next section, section 6, natural guardian of a Hindu minor। यानी कि हिंदू माइनर के लिए नेचुरल गार्डियन कौन होगा, यही इस सेक्शन में बताया गया है। तो देखिए, नेचुरल गार्डियन किसी भी हिंदू माइनर का वह व्यक्ति होता है जो माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। तो देखिए, इस सेक्शन में हम समझेंगे 3 पॉइंट्स। अगर कोई माइनर लड़का है या अनमैरिड लड़की है तो उसकी जो गार्डियनशिप होगी वो पहले फादर की होगी और उसके बाद में फिर वो मदर की होगी। और अगर जो माइनर है उसकी उम्र 5 साल से कम है तो उसकी जो कस्टडी होगी वो माँ की होगी, यानी कि मदर की होगी। वहीं अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इलिजिटिमेट लड़का हो या इलिजिटिमेट अनमैरिड लड़की हो, तो देखिए, इलिजिटिमेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि नाजायज लड़का या अनमैरिड नाजायज लड़की। माइनर तो जो उसकी गार्डियनशिप होगी वो कस्टडी जो होगी वो उसकी मदर की होगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल द हस्बैंड, यानी कि मैरिड गर्ल के केस में जो कस्टडी होगी, जो गार्डियन जो माना जाएगा वो हस्बैंड को माना जाएगा। तो ये जो सेक्शन 6 की नेचुरल गार्डियन किसको माना जाएगा बात करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7, नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। यानी कि अगर अडॉप्टेड सन है तो उसकी गार्डियनशिप, नेचुरल गार्डियनशिप जो होगी वो किसको दी जाएगी, उसका गार्डियन जो है वो किसको माना जाएगा। तो दोस्तों, अडॉप्टेड सन के केस में जो पहले गार्डियनशिप आएगी वो अडॉप्टिव फादर के पास में आएगी और उसके बाद अडॉप्टिव मदर के पास आएगी। सेक्शन 8, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन। तो हमने पिछले 2 सेक्शंस में नेचुरल गार्डियन के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी इस सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन की, नेचुरल गार्डियन का पावर क्या क्या है। तो बेसिकली इसमें 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, हम उसे केवल 2 पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, नेचुरल गार्डियन होगा, उसकी मेन पावर है कि वो माइनर की बेनिफिट के लिए नेसेसरी, रीजनेबल और प्रॉपर एक्ट, यानी कि कार्य करेगा और साथ ही साथ माइनर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रीजनेबल एक्ट होगा वो करेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जो नेचुरल गार्डियन बिना कोर्ट की परमिशन से जो माइनर की प्रॉपर्टी है, ना तो उसका मॉर्टगेज करेगा, ना चार्ज पे देगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना सेल करेगा, ना गिफ्ट करेगा, ना एक्सचेंज करेगा और ना ही लीज पर देगा। तो ये पावर जो है सेक्शन 8 में बताई गई है नेचुरल गार्डियन की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, सेक्शन 9, यानी कि टेस्टिमेंटरी गार्डियन एंड देयर पावर्स। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं टेस्टिमेंटरी गार्डियन कौन होता है। यानी कि वो गार्डियन जिसको विल के द्वारा किसी माइनर की गार्डियनशिप सौंपी जाती है और वो विल जो होती है वो नेचुरल गार्डियन द्वारा दी जाती है। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि टेस्टिमेंटरी गार्डियन कौन कौन है और उनकी क्या क्या पावर्स हैं।
तो इस सेक्शन में हमें कुछ एक पॉइंट देखने हैं। तो पहले पॉइंट्स में बता रखा है कि जो फादर है वो किसी माइनर के नेचुरल गार्डियन होने की वजह से उसकी गार्डियनशिप किसी अदर पर्सन को थ्रू विल ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको टेस्टिमेंट्री गार्डियन माना जाएगा। इसी में अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो यह बताता है कि हिंदू विडो जो है वो बीइंग अ नेचुरल गार्डियन किसी अदर पर्सन को थ्रू विल माइनर की नेचुरल गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। तो देखिए अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो पीछे हमने पढ़ा कि इलिजिटिमेट माइनर की जो नेचुरल गार्डियन होगी वो मदर होगी। तो इसमें बताया गया है कि बीइंग अ नेचुरल गार्डियन ऑफ इलिजिटिमेट माइनर, जो मदर है वो एंटाइटल होती है कि किसी अदर पर्सन को थ्रू विल उस माइनर की टेस्टिमेंट्री गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। अब बात आती है कि टेस्टिमेंट्री गार्डियन की पावर्स की। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जब टेस्टिमेंट्री गार्डियन जो है उसको गार्डियनशिप मिल जाएगी उस माइनर को, तो उसके पास नेचुरल गार्डियन वाले सारे राइट्स आ जाएंगे। और नेचुरल गार्डियन के राइट्स क्या क्या थे हमने पीछे के सेक्शन में पढ़ा है। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 10 इन कैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि एक माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है किसी अदर माइनर की गार्डियनशिप लेने के लिए, यानी कि वो किसी अदर माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता। Now let's move to section 11 de facto guardian not to deal with minors property। तो पहले समझ लेते हैं कि हम डिफैक्टो गार्डियन आखिर किसे कहते हैं, यानी कि डिफैक्टो गार्डियन आखिर होते कौन है। तो देखिए वह पर्सन जो किसी पार्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाय हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट से माइनर का गार्डियन बना है, उसको हम डिफैक्टो गार्डियन कहते हैं। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो डिफैक्ट ऑफ गार्डियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता, यानी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी ना तो डिस्पोज कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना मॉर्टगेज कर सकता है, ना लीज, कुछ नहीं कर सकता है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 12 guardian not to be appointed for minors undivided interest in joint family property। तो देखिए इसमें समझते हैं कि अगर किसी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट हिंदू जॉइंट फैमिली में है तो उसके लिए किसी भी गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसमें बताया गया है कि कोर्ट द्वारा किसी माइनर के लिए जॉइंट फैमिली में उसके अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए गार्डियन को अपॉइंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब केवल कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। वेलफेयर ऑफ माइनर टू पैरामाउंट कंसिडरेशंस, यानी कि अगर कोर्ट द्वारा किसी माइनर के गार्डियन को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए माइनर के इंटरेस्ट में वेलफेयर जमा करना है, वो मैंडेटरी है। बिना वेलफेयर को जमा करे कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, स्पेशली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट। तो इसी के साथ हमारा वीडियो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट पर कंप्लीट होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।